बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का दूसरा लेक्चर कूलम लॉ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसकी कंजर्वेशन, उसकी क्वांटाइजेशन, उसकी प्रॉपर्टी, सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने वहाँ पे ये बात की थी कि टू सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दो अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उस अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो फोर्स थी, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें कूलम लॉ से मिलती है। तो आज के लेक्चर में हम कूलम लॉ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कूलम लॉ। कूलम लॉ। तो लेट अस कंसीडर हमारे पास टू चार्जेस है। लेट अस कंसीडर हमारे पास टू चार्जेस है, पॉजिटिव दोनों। ये है Q1 और यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q2। तो हम ये कहते हैं कि ये जो इसके सेंटर से और इसके सेंटर से जो फासला है वो है R। तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा Q1 को, और Q1 Q2 को रिपेल करेगा। तो ये चार्ज जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये जो चार्ज है Q1 ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये चार्ज जो है ये इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, और ये चार्ज जो है ये Q2 पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो कूलम लॉ की स्टेटमेंट ये है, वो कहते हैं कि ये जो जिस फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, जो फोर्स के साथ ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। यानी वो ये कहता है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। वो ये कहते हैं कि जिस फोर्स के साथ ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बात वो ये कहते हैं, ये पहली बात थी। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि इन दोनों के चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है फोर्स का, उसके साथ इनवर्स स्क्वायर है। ठीक है, यानी वो ये कहते हैं कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी वो ये कहता है कि ये जो चार्जेस हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है r, वो कहते हैं कि इसके साथ इनके स्क्वायर का इनवर्स रिलेशन है फोर्स के साथ। यानी वो ये कहता है कि जितना आप फासला ज़्यादा करोगे तो फोर्स उतनी कम होती जाएगी, जितना आप जो है फासला कम करेंगे उतनी फोर्स ज़्यादा होती जाएगी स्क्वायर के साथ। तीसरी बात वो ये करते हैं, तीसरी बात कूलम ने ये की थी, वो कहते हैं कि ये जो दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स की तरफ होगी। यानी अगर रिपेल करते हैं तो स्ट्रेट मूव करेंगे, इस तरह नहीं होगा कि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा तो ये चार्ज अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, बल्कि ये बिल्कुल इसके लाइन जॉइनिंग की डायरेक्शन में मूव करेगा इसकी तरफ। अगर रिपल्शन है तो इसकी तरफ जाएगा, और अगर अट्रैक्शन है तो ये इस तरफ आएगा। तो ये कूलम ने ये बात की थी। अब हम अगर ये यहाँ पे ये है कि फोर्स एक्टिंग along the line joining their centers, their center। अब हम अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करें, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करें तो ये इक्वेशन ये बनेगी ना कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे तो स्टूडेंट्स याद रखें यहाँ पे कांस्टेंट आएगी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है, ये Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और ये R स्क्वायर है, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको कूलम कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो है ये डिपेंड करती है मीडियम पर और चार्जेस की नेचर पर, और इसकी जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
यानी k इज इक्वल टू 1/4πε0। इसकी वैल्यू जो है वो इस पर डिपेंड करती है। और यहाँ पर इस k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये k की वैल्यू है और ये k की वैल्यू जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए है, एयर के लिए है या वैक्यूम के लिए है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर हम वैक्यूम और एयर के लिए सिमिलर वैल्यू लेते हैं, सेम वैल्यू लेते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इस k की जो वैल्यू वैक्यूम या एयर के लिए है वो है 9 × 10⁻9। ये बहुत बड़ी वैल्यू है और ये इसका यूनिट यहाँ से आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, ये इस k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इस k की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसकी जो है फोर्स है, जो फोर्स इस पर लग रही है Q1 की वजह से या जो इस पर फोर्स लग रही है Q2 की वजह से, उसकी हम वेक्टर फॉर्म में फाइंड करेंगे। अब उसकी जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म वगैरह अब हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लेटर ऑन हम इसको भी डिस्कस करते हैं और इसकी जो वैल्यू है ε0 की और वो सारा कुछ हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। तो ये नोट करें जल्दी से, फिर मिटाता हूँ इसको। अभी हम इसकी वेक्टर फॉर्म यानी जो फोर्स Q2 की वजह से Q1 पर लग रही है या Q1 की वजह से जो फोर्स Q2 पर एग्जर्ट हो रही है, हम उसके मैथमेटिकल फॉर्म या उसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, ये Q1 है और ये Q2। जो फोर्स Q2 की वजह से Q1 पर एग्जर्ट हो रही है उसको हम कहते हैं F21। यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और जो यहाँ पर फोर्स एग्जर्ट हो रही है उसको हम कहते हैं F12, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है 2 की वजह से एग्जर्ट हो रही है 1 पर, और यहाँ पर ये हम ये कहेंगे कि जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है 2 पर, जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है चार्ज Q1 की वजह से। ठीक है, तो हम देखें, हम ये कहेंगे और जो रेडियस है यहाँ से, जो रेडियस यहाँ से इसकी तरफ है टुवर्ड द सेंटर, इसकी तरफ 9 जाने की तरफ, तो हम इसके लिए जो रेडियस लेते हैं वो हम लेते हैं R12, और जो हम Q2 के लिए देंगे वो इस तरफ डायरेक्शन की तरफ से, इसके सेंटर से, तो वो होगा R21। ठीक है स्टूडेंट्स, जो फोर्स F21 है उसके लिए उसके साथ यूनिट वेक्टर जो है वो, मतलब उसके साथ जो रेडियस है इसकी तरफ डिस्टेंस जो है वो है R12, और जो F12 की तरफ के साथ है तो वो है R21। तो हम फोर्स लिखेंगे F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इधर 1 2 है, इधर 1 2 है, तो इधर इसके साथ क्या जाएगा R21 और यूनिट स्क्वायर। तो सिमिलरली तो F21 जब हम लेंगे तो ये होगा F21 जब हम लेंगे तो आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इधर जो है F21 है तो R क्या जाएगा 1 2 यूनिट स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात याद रखें कि ये दोनों फोर्सेस जो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं ये सेम है मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। जो फोर्स Q2 Q1 पर लगा रही है उतनी फोर्स, उतना चार्ज जो है उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं Q2 पर। तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ भी आ जाती है। हम ये कह सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू F21, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर हम इसको न्यूटन थर्ड लॉ यानी यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ये और इसी तरह हम रेडियस भी लिख सकते हैं कि R12 इज इक्वल टू माइनस R21। ये बात ये नोट कर यहाँ से जल्दी तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखें कि ये जो चार्ज है, ये जो कूलम लॉ है, ये हमेशा स्टैटिक चार्ज के लिए एप्लीकेबल है
ये उस कंडीशन में एप्लीकेबल है जब चार्ज रेस्ट पर हो। अब क्वेश्चन ये बनता है, देखें जब ये चार्ज रेस्ट पर हो, दोनों चार्जेस रेस्ट पर हो, Q1 भी रेस्ट पर हो, Q2 भी रेस्ट पर हो, ये कूलम लॉ एप्लीकेबल है। दूसरी बात ये है कि अगर ये Q1 भी मूविंग हो, Q2 चार्ज भी मूव हो रहा हो, तो क्या उसकी वजह से क्या वहाँ पर हम कूलम लॉ अप्लाई कर सकते हैं? तो वहाँ पर हम कूलम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या है कि वहाँ पर हम कूलम लॉ बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब Q1 भी मूव करेगा, Q2 भी मूव करेगा, ये फ्लो करेंगे चार्जेस, तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है और वहाँ पे हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है, तो कूलम लॉ एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि Q1 रेस्ट पर हो, Q2 जो है वो मूविंग हो, अगर एक चार्ज रेस्ट पर है दूसरा मूविंग है, लेकिन एक रेस्ट पर है, तो वहाँ पर हम कूलम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये कूलम लॉ जो है ये हमेशा हम पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई करेंगे। यानी पॉइंट चार्ज का मतलब ये होगा कि ये चार्ज जो है ये बहुत ही छोटे होंगे, बहुत ही छोटे, इसका साइज कम होगा, लेकिन इनके दरमियान फासला जो है वो ज़्यादा है। ये इसकी लिमिटेशन आ जाती है, ठीक है। इसकी लिमिटेशन ये है, चलिए इसको हम नेक्स्ट मतलब उसके बाद भी हम डिस्कस करेंगे कि कूलिंग लॉ जो है ये हमेशा उस चार्ज के लिए है जो हमेशा रेस्ट पर हो और पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखिए जो मैंने बात की थी कि के की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, के की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है मीडियम पर। के की जो वैल्यू थी के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है फॉर एयर या वैक्यूम के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम ये कहेंगे कि जो के की वैल्यू है डिपेंड करती है मीडियम पर। ये जो वैल्यू है ये एयर के लिए और है, वाटर के लिए और है, निका ऑयल पेजेस के लिए और है, तो हर चीज़ के लिए इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। अब हम इसको भी फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई थी कूलिंग लॉ की, तो वो ये थी कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये वैक्यूम के लिए है फोर्स की, यानी जो दो चार्जेस के दरमियान कोई भी चीज़ ना हो, वैक्यूम हो या एयर हो, तो उसके लिए जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो ये है। F वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब हम मीडियम के लिए डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हम जो मीडियम लिखते हैं उसकी परमिटिविटी क्या है। अब उसकी परमिटिविटी जो हम डिस्कस करेंगे, तो ये नोट कर देने से हो गया। अब हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज है, इसके दरमियान हम कोई मीडियम रखते हैं। और यहाँ पे जो हमने लिखा था एप्सिलॉन नॉट, ये था परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा एप्सिलॉन, यानी वो ये है कि ये जो मीडियम हम रखते हैं वो अपनी फील्ड को अलाउ करती है, परमिट करती है कि आप क्या करें, आप इस दोनों के फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के फोर्स की मैग्नीट्यूड है उसको डिक्रीज करें। यानी ये नहीं है कि ये जो मीडियम है ये अलाउ करे कि एक दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, फिर तो चाहिए ये कि इसकी परमिटिव की वजह से इसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा हो जाए। लेकिन होता क्या है कि इनके दरमियान जो हम मीडियम यूज़ करते हैं उसकी परमिटिविटी की वजह से इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाती है। अगर अट्रैक्शन है तो वो कम हो जाती है मीडियम की वजह से, और अगर रिपल्शन है तो वो भी कम हो जाती है। तो इस वजह से याद रखिए स्टूडेंट्स कि जो परमिटिविटी यानी जो मीडियम हम यूज़ करता है उसकी परमिटिविटी यानी वो मीडियम अपनी फील्ड को अलाउ करती है कि आप इस दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस है
उसको आप डिक्रीज करें, उसकी मैग्नीट्यूड को आप डिक्रीज करें। ये जो परमिटिविटी है ये क्या करती है, उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है उसको डिक्रीज करती है, मैग्नीट्यूड को क्या करती है, डिक्रीज करती है। यानी ये क्या है कि ये जो मीडियम वो अपनी फील्ड को अलाउ करती है कि आप इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करें। तो एक बात तो ये आ गई, हम मीडियम के लिए डिस्कस किया, इससे पहले हमने डिस्कस किया था वैक्यूम के लिए। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी ई आर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मीडियम डिवाइडेड बाय, देखें रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इज इक्वल टू परमिटिविटी फॉर मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी फॉर वैक्यूम। जब इन दोनों की हम रेशो लेते हैं उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फोर्स थी वो क्या है, फोर्स क्या थी, F इज इक्वल टू के, हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू थी वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। पहले हमने वैक्यूम के लिए डिस्कस किया था, अब हम मीडियम के लिए डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए वैक्यूम के लिए हमने एप्सिलॉन नॉट लिया था, अब मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू उठा के इधर पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एफ मीडियम is equal to 1/4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 divided by r square। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ख्याल रखें, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये जो चीज़ है आपके पास 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square, ये वैल्यू जो थी ये वैक्यूम की ली थी। तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा f मीडियम is equal to F vacuum divided by epsilon r। तो हम ये कह सकते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान जो आपने मीडियम यूज किया हुआ है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, उसके दरमियान जो मीडियम यूज किया उसकी फोर्स क्या थी। तो आप उन दोनों के दरमियान वो फोर्स फाइंड कर सकती है जब कोई मीडियम आप यूज ना करें, या अगर आपके पास दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस फाइंड आउट है, वो आपके पास नोन है, दो चार्जेस के दरमियान जब फ्री स्पेस है, कोई स्पेस नहीं, वैक्यूम है या एयर है, उसकी फोर्स आपको मालूम है, ठीक है, और जो आपके पास उसकी रिलेटिव परमिटिविटी यानी जो मीडियम अभी आप यूज करने वाले हैं वो भी आपको नोन है, तो आप उसके लिए मीडियम की फोर्स जो है वो एग्जर्ट करते हैं कि जब मीडियम यूज करेंगे तो उसकी फोर्स कितनी होगी, ठीक है। अब याद रखें स्टूडेंट्स, ये नोट कर जल्दी से, ठीक है, ये था। अब यहाँ पे हम एक बात करेंगे कि कूलम लॉ से मिलता जुलता एक लॉ और शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में, वो भी इसी तरह था, लेकिन अब हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटीज क्या है। तो वो भी आप लोगों ने पढ़ा था, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वो ये था कि एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो कूलम लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या है कि q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। मिल तो चलते हैं लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है। इन दोनों में सबसे पहले डिफरेंस तो ये है कि ये जो चार्जेस, ये जो लॉ है कूलम लॉ, ये ओनली फॉर चार्जेस है, और ये जो लॉ है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये मास के लिए है, ये हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो इनमें जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज हो रहा है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कूलम लॉ में, ये जो के है ये डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पर, ठीक है, कि मीडियम क्या है
उसके मुताबिक ये जो वैल्यू है ये वेरी करती है, कम होती है और ज़्यादा इसकी होती है। ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये जो फोर्स है, ये जो कूलम्बिक फोर्सेस है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ये फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। रिपल्सिव कब हो सकती है, अट्रैक्टिव कब हो सकती है? अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपके पास नेगेटिव आ गया तो इसका ये मतलब है कि ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव है, और अगर इनका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ गया तो ये जो है रिपल्सिव है। ठीक है, ये फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन ये जो लॉ है, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये हमेशा हमेशा क्या करेगी, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रही है। ये सिर्फ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन के लिए है। ये फोर्स कौन सी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान जो है डिफरेंसेस है। डिफरेंस मतलब इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, लेकिन इन दो फोर्सेस के दरमियान जो है सिमिलरिटीज भी है। एक सिमिलरिटीज भी है, वो ये है इन दोनों के दरमियान सिमिलरिटीज ये है कि दोनों जो है वो स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। वो क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी दोनों का स्क्वायर के साथ, दोनों का रेडियस के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी इस लॉ में जो है आर स्क्वायर के साथ जो है इस फोर्स का इनवर्स रिलेशन है, और कूलम्ब लॉ का भी रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, हमने एक बात की थी अभी कि हमने इसकी लिमिटेशन छोड़ी थी, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ। लिमिटेशन में स्पेलिंग का थोड़ा मसला होगा। लिमिटेशन में हमने देखे स्टूडेंट्स, हमने ये बात की थी कि ये जो चार्ज कूलम्ब लॉ है ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर स्टैटिक चार्जेस। वो चार्ज के लिए हम कूलम्ब लॉ अप्लाई करेंगे जो चार्जेस हमेशा रेस्ट पर हो। ठीक है, मतलब या तो दोनों चार्ज रेस्ट पर है, दोनों चार्ज रेस्ट पर है, या एक चार्ज मूविंग पर है, दूसरा चार्ज जो है वो रेस्ट पर है, तब भी एप्लीकेबल है। लेकिन अगर दोनों चार्ज मूविंग हो तो ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये जो कूलम्ब लॉ है ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है, ये लार्ज चार्ज के लिए, बड़े चार्ज के लिए नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े चार्ज रखे यहाँ पे रखते। ठीक है, तो उसके लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब चार्ज का साइज जो है वो बहुत स्मॉल हो और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है आर वो क्या हो, वो लार्ज हो, तब हम कूलम्ब लॉ अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरी बात ये है कि ये हम लोकलाइज चार्ज के लिए नहीं कर सकते। इस तरह नहीं कर सकते कि ये बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे दूसरी बॉडी है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तब हम ये कूलम्ब लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ये हम सिंगल चार्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस कंडीशन में हम कर सकते हैं। ये लोकलाइज मतलब एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे चार्जेस हो तो वहाँ पर ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा था आज कूलम्ब लॉ के बारे में। इंशाल्लाह इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।